नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के पेपर का एक वीडियो मैं आपको दिया हूं, उसमें जो है मैं सामान्य ज्ञान की चर्चा किया था। आज जो है मैं हिंदी की चर्चा करूंगा। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग रोल रहता है। कोई भी विषय अपने आप में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि 50 नंबर आपको वो भी दिलाएगा और 50 नंबर ये भी दिलाएगा। तथा आपको हर एक चीज़ के विषय में जानकारी लेनी होगी अगर आपको मेरिट में स्थान प्राप्त करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर होता क्या है, इस चैनल पे आपको पढ़ाई भी होगी और प्लस भी प्रश्न उत्तर सीरीज के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। प्रश्न उत्तर आप करते रहेंगे तो आपको जानकारी बढ़ती रहेगी। एक प्रश्न में एक ही प्रश्न नहीं होता है। उस प्रश्न के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को अगर जोड़ा जाए तो उसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बार बार आपसे आग्रह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ आपको होगा, फ़ायदा आपको होगा। आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और आप लगातार अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी पता चले। देखिए, चैनल पर जब तक ऑडियंस नहीं होंगे, जब तक सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक कम लोग देखेंगे, कम लोग लाभान्वित होंगे। तो इससे हमारा जो उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, कोई भी व्यक्ति इस लाभ से जो मैं दे रहा हूँ इससे छूटने ना पाए, तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अर्थात इस चैनल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लोग जो है दूसरों तक इसे प्रचारित करिए और पहुँचाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 51वां, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए में कौन सा मतलब कि मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होगा? तो होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। जिसे जो है कम ज्ञान होता, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसे कम ज्ञान होता है वह जो है बहुत ही ज़्यादा घमंड में रहता है। तो यही मुहावरे का अर्थ होगा कि कम ज्ञान वाले को ज़्यादा घमंड में रहना, इतराना। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, मनोयोग शब्द किस संधि का है? तो मनोयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मनः धन योग। क्या होगा? मनः धन योग। ठीक है, तो मनः धन योग जब होगा तो देखिए मनः में विसर्ग आ रहा है तथा यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? कौन सा युग्म विपरीतार्थक है मतलब एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अज्ञ प्रज्ञ, बी है ज्ञानी विज्ञ, सी है मयंक मृगांक, डी है पादप बिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, अज्ञ और प्रज्ञ। ठीक है, अज्ञ जो है प्रज्ञ क्या विलोम है। अगला क्वेश्चन है, विमुख का विलोम क्या होगा? कि कहा जाता है को दो है मुझसे विमुख हो चुके हैं, और विमुख का विलोम जो होता है उन्मुख, वह जो है उस व्यक्ति की तरफ उन्मुख हैं ने। ठीक है, वो सफलता प्राप्ति की तरफ उन्मुख हैं, ऐसा शब्द बोला जाता है। तो विमुख का जो विलोम शब्द होगा इनमुख, उन्मुख। विलोम शब्द मतलब उल्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। इसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा कि किस तरीके से वर्ण होते हैं, उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्नोत्तर सीरीज है, तो आप यह ध्यान दीजिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है 55वां का। 56वां क्वेश्चन है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली जो है, चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। समास का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, जिस तरीके से समास को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप जाकर के वीडियो भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा समास किस तरीके से। यहाँ पर मैं केवल बता दे रहा हूँ चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में होता ये है कि जिसमें जो है जैसे रात दिन लिखा गया है। ठीक है, रात दिन लिखा गया है तो इसमें जो है रात भी प्रधान होता है और दिन भी प्रधान होता है। ठीक है, रात और दिन, इसका जो समास विग्रह होता है रात और दिन, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं वो वहाँ पर कौन सा समास होता है?
द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। रात दिन में रातों दिन समास है, दोनों पद प्रधान है, अतः यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनका जब समास विग्रह करते हैं बीच में और शब्द का लोप होता है, मतलब और शब्द बीच में मिलता है। जैसे रात दिन है तो रात समास विग्रह करेंगे तो होगा रात और दिन। रात दिन दोनों प्रधान है और बीच में और शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो उम्मीद करता हूँ द्वंद्व समास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास में होता क्या है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आता है, बीच में कारक चिन्ह आता है। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। पद दलित, पद से दलित मतलब पद से दलित। बलहीन, बल से हीन। खान पान अगर करेंगे तो देखिए खान और पान होगा, बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, और का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। तो और तो जो है कारक चिन्ह है नहीं, तो और अभी मैंने ऊपर बताया कि बीच में जब और चिन्ह आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, कौन सा समास होता है, कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। तो पूछा गया है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। खान पान, खान पान जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बल्कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तत्भव शब्द कौन सा है। तत्भव शब्द है, पहला है अमरूद, दूसरा है आमदनी, तीसरा है ऑफिस, चौथा है अनमोल। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारे हिसाब से वो है अनमोल, क्योंकि अनमोल का जो तत्सम होता है वो होता है अमूल्य। क्या होता है, अमूल्य। अमूल्य को हम कह देते हैं अनमोल है भैया, ये अनमोल है, ठीक है। तो अमूल्य शब्द का तत्भव है अनमोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तत्भव तत्सम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, तत्भव क्या है, तत्सम क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी कुछ दिक्कत हो गई थी। आगे चलते हैं। अच्छ शब्द का अर्थ नहीं है। तो अच्छ शब्द का अर्थ क्या नहीं है, तो पहला है चक्र, बी है पाशा, सी है धुरी, डी है ब्रह्मा। तो जो इसका राइट आंसर है, अच्छ का मतलब चक्र भी होता है, अच्छ का मतलब पाशा भी होता है, अच्छ के मतलब धुरी भी होता है, लेकिन अच्छ का अर्थ जो है ब्रह्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ब्रह्म। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला 61वां क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए उपसर्ग जो है पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराभव। तो इसमें जो है उपसर्ग नहीं है तो वो है पराधीन शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो जैसे उपसर्ग किस तरीके से, इसमें भी परा है, इसमें भी परा है, इसमें भी परा है, इसमें भी परा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सब में परा परा है। तो फिर पराधीन में उपसर्ग क्यों नहीं है। देखिए जब उपसर्ग को अलग करेंगे जो शब्द बचेगा तो उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पराजय है तो परा को अलग करेंगे तो जय का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। परा को अलग करेंगे पराक्रम में तो क्रम का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। परा को अलग करेंगे पराभव से तो भव का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब परा को अलग करेंगे धीन से तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये होगा पर अधीन, लेकिन पर जो है कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो अगर पर धन अधीन करेंगे तब तो पराधीन होगा, ठीक है, लेकिन पर कोई उपसर्ग है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पराधीन में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम है। अज्ञ का विलोम क्या है। अज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ। क्या होता है, भिज्ञ, ठीक है। विलोम शब्द आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप देख लेंगे विलोम शब्द 100-150 जो इम्पोर्टेंट रहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। असंगत पर्यायवाची है। असंगत किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो असंगत जो है मनमुटाव का पर्यायवाची। जैसे कहा जाता है हम में और आप में जो है संगत है, तो इस तरीके से है ना, तो मनमुटाव है, तो दोनों में जो है मनमुटाव है, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होगा। असंगत का पर्यायवाची होता है मनमुटाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए इसका जो, जैसे इसके सरल भाषा में हम अगर प्रश्न को समझाएं तो ऐसे शब्द बताइए जो विकारी शब्द है तथा उससे किसी विधान का बोध हो। विधान मतलब कोई कार्य करने का बोध हो। जिस शब्द से कोई कार्य करने का बोध होता है और वह विकारी होता है तो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे कहते हैं राम जाता है, क्या कहते हैं, राम जाता है। जाता शब्द जो आएगा वो देखिए
किसी का बोध करा रहा है, कोई काम हो रहा है, राम पैरों से चल रहा है, जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर विकारी, विकारी शब्द का मतलब उसका लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ेगा। जैसे राम पुल्लिंग है तो जाता है, अगर कहेंगे सीता, सीता जाता है नहीं, सीता जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए क्रिया जो है, क्रिया में फ़र्क पड़ जा रहा है। क्रिया इसी वजह से कहा जाता है क्रिया विकारी शब्द है, और यह जो है कुछ विधान मतलब कोई कार्य होने का बोध कराता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करके लिखा जाता है। तो आप लोग जो है विद्यालय में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप जानते होंगे, तो जो हम लोग लिखते थे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं जो है ज्वर से पीड़ित हूँ, इसी तरीके से हम लोग लिखते थे। उम्मीद है कि आप जो इसे अच्छे से जानते होंगे। विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो है प्रधानाध्यापक को हम लिखते थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, कि कोई भी छूटने ना पाए हमारे इस उद्देश्य से, कि कोई छूटने ना पाए, ठीक। सबको पढ़ना है, सबको बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। आपके नगर में, आपके मोहल्ले में अगर बिजली नहीं आ रही है, बार बार कट जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? आप शिकायती पत्र लिखेंगे ना, शिकायत करेंगे नगर निगम से कि देखिए भाई बिजली बार बार कट रही है, ऐसा दिक्कत हो, ऐसा दिक्कत है, तो शिकायती पत्र हम लिखेंगे, ठीक। 67वां क्वेश्चन है। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है। तो निबंधकार के रूप में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं विद्यानिवास मिश्रा जी। कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कल्पलता। देखिए कल्पलता बहुत ही फेमस बुक रही है, फेमस किताब रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कल्पलता जो है एक निबंध संग्रह था जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फेमस किताब थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम जो अपने हाथों में, एक पद्य लिखा गया है, इसे समझना है। तुम जो अपने हाथों में विध से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेढ़े को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, तो इन पंक्तियों के माध्यम से किसे संबोधित किया गया है। तो बहुत ही सरल है। खेत में जा रहे हैं, मेढ़ को ऊंचा कर रहे हैं, मेघों से पानी भर रहे हैं, फसलों की उम्दा नस्ल कर रहे हैं, उम्दा नस्ल हर साल पैदा कर रहे हैं। तो कौन पैदा करता है? तो किसान ही तो पैदा करते हैं। तो इस पंक्तियों में जिसे संबोधित किया गया है वह व्यक्ति कौन है? किसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य अच्छे से जानते होंगे, भाववाच्य नहीं जानते होंगे। तो देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें जो है भाव का प्रयोग हुआ, मुझसे बैठा नहीं जाता। राम से खाया नहीं जाता, भाववाच्य। धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य। लेकिन मुझसे यह बात बर्दाश्त, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, इसमें जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जब कर्ता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर जो है कर्तृवाच्य होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। तो कार्यालयी जो पत्र हम लोग लिखते हैं, कार्यालयी पत्र होता है जो हम लोग, जैसे आप लोग किसी कार्यालय के पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है प्रेषित का पदनाम नहीं होता, ठीक है। प्रेषित का पदनाम उसमें नहीं डाला जाता और सब कुछ डाला जाता है। प्रेषक का नाम डाला जाता है, स्थान का उल्लेख किया जाता है, विभाग का नाम डाला जाता है, किस कार्यालय में हम भेज रहे हैं, लेकिन प्रेषित का पदनाम नहीं डाला जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए है। मोहन स्कूल से आ रहा है, कर्तृवाच्य है भैया। अखबार पढ़े जाते हैं भैया, कर्तृवाच्य है बिल्कुल। अखबार पढ़े जाते हैं, कर्तृवाच्य नहीं है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा इस पे। अखबार पढ़ता नहीं है, अखबार पढ़े जाते हैं। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। देखिए जहाँ पर कर्ता काम करता है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे महेश जो है स्कूल से आ रहा है, महेश काम कर रहा है।
माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है तो माली काम कर रहा है। कुत्ता सारी रात भौंक रहा है तो कुत्ता काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, कर्ता प्रधान हो रहा है तो कर्तृवाच्य। लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं तो यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं है भाई साहब। अखबार जो है पढ़ता नहीं, अगर बोला गया होता अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार थोड़ी पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अखबार पढ़े जाते हैं, यहाँ पर कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, तो व्यंजन संबंधी जो अशुद्ध वर्तनी है, श्राप है, खींचना है, गण्यमान्य नहीं होता है भाई साहब, गणमान्य होता है। क्या होता है? गणमान्य होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं गण्यमान आप नहीं होता है, गण्यमान नहीं होता है बल्कि गणमान्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं। आप लोग अगर डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं हिंदी को लेकर के जागरूक रहिए। और हिंदी सरल भी है, क्योंकि मैं जो है, हम और आप जो है आम बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं। आप लोग 20-25 दिन 30 दिन हिंदी को अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ना, तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको प्रश्नोत्तर जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। जब तक आप प्रश्नोत्तर सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, आप कितनों पढ़ते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, प्रश्नोत्तर करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप यहाँ से करिए चाहे जहाँ से करिए। ठीक है, तो यहाँ से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। ग्रंथ माने होता है किताब और ग्रंथी माने होता है सिख गुरु। क्या होता है? सिख गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे पढ़ करके जो है उत्तर देना है। पढ़िए। तलवार के भय से साधुता धारण करने वाला व्यक्ति समाज के आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है। आदर्श मनुष्य तो वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से साधुत्व का वर्ण किया हो, स्वेच्छा से संचय का त्याग किया हो। किंतु एक बात याद रखो कि प्रवृत्ति की ज्वाला भड़काए रखने से मनुष्य त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निवृत्ति की भी मिलनी चाहिए। प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार न जमाए। ठीक है, प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंब है, और निवृत्ति इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे है। ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में ही बसता है तथा जुलाहे के करघा घर या मोची खाने अथवा राजनीति के दफ्तर में नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं हैं, एक में धर्म का आसन और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता है। यह तो धर्म और अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। धर्म ज्ञान और धर्म विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। ठीक है, पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थव्रत और पंडे तथा पुरोहित की प्रथा ये धर्म के ढकोसले हैं। देखिए, इसमें धर्म के बारे में कुछ अच्छी जानकारी दी गई है। पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे गद्यांश को। तो 76वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है? डरपोक व्यक्ति। तो पहले ही बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है तलवार के भय से अगर साधुता ग्रहण करता है तो वह आदर्श व्यक्ति नहीं है, अर्थात डरपोक व्यक्ति जो है अगर है तो आदर्श सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति जो है आदर्श व्यक्ति होता है। ठीक है, अपने इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति क्या होता है? आदर्श व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरत है। प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति की शिक्षा की जरूरत है, तो इसमें जो है कौन सा सही है? इस ऑप्शन नंबर ए है, इससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बी है, इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना उत्पन्न होती है, तो यही सही है। इससे संचय के साथ साथ जो है त्याग की भावना उत्पन्न होती है, तो इसी के लिए प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य की निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19वां क्वेश्चन है, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल ऐसा क्यों समझते हैं धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है? देखिए, ग्रंथ मतलब कि गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और गद्यांश में जो लिखा है वही सही है। आप ये नहीं लगाएंगे ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल घर और ऑफिस में बसता है, कि पार्क और गुरुद्वारे में बसता है, चर्च और गुरुद्वारा में बसता है। जो राइट दिया गया है गद्यांश में वही आपको सही लगाना है, चाहे गद्यांश में गलती दिया गया हो तो क्या। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं बल्कि कर्म और आचरण में बसता है। इन पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? तो इस पंक्ति से कथनी और करनी में एक रूपता का पता चलता है। ठीक है, तो कथनी और करनी में एक रूपता का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के इतिहास में संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो मतलब पूछा गया है संस्कृत से पहले कौन सी भाषा थी, मतलब जो संस्कृत की जननी मानी जाएगी वो है प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा के बाद ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस लोकोक्ति का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यही ऑप्शन नंबर डी सही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही होता है वैभव छो है। जो आपको धन वैभव मिलता है वो क्षणिक होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही इसका सही है कि जो आपको धन वैभव भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा प्रदत्त है वो कुछ दिन का ही होता है। उसके बाद देखिए सुख के बाद दुख आता है, अनिवार्य रूप से आएगा, और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनिवार्य रूप से आएगा, किसी भी तरीके से आएगा, तो आएगा तो ज़रूर। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से सूर्य जो है सुबह उदय होता है तो शाम तक अस्त जरूर होता है, और अस्त होगा तो उदय जरूर होगा, उसी तरीके से सुख दुख है, उसी तरीके से वैभव है, दरिद्रता है, सब कुछ इसी तरीके से चलता है। एक साइक्लिक है, एक क्रमवार है। ठीक है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग जो है बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही लगे आप बताइएगा। ठीक है, तो 83वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंगुली में आटा गीला करना। अंगुली में आटा गीला करना अर्थ क्या, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगुली में आटा गीला करना मतलब व्यर्थ का काम करना। भाई व्यर्थ का काम कर रहे हो, आटा क्यों गीला कर रहे हो? आटा तो एक बार आटा हो गया, फिर गीला क्यों कर रहे हो? तो मतलब व्यर्थ का काम कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर ये आया था, फिर ये आ गया। मन धन योग मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए कलाकार होता है, तलवार होती क्या है, ललकार है, बिल्कुल, तक्षकार है, कुंभकार है, लेकिन बेकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बेकार। बेकार में जो है कार शब्द प्रत्यय नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी जो है, इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अभयारण्य होता है, अभयारण्य नहीं। भ जो है आधा होता है। क्या होता है? आधा भ होता है। यहाँ देखिए पुनरावलोकन है, ये गलती से वह छप गया है, लेकिन ये पुनरावलोकन है, यह सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभयारण्य। ठीक है, मरने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो मरने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमूर्षा। क्या कहते हैं? मुमूर्षा। और जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। तो देखिए मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन में अशुद्ध जो है एक कठ धन औती है, एक कनौती जो है, मतलब कान धन औती, बाप धन औती, बूढ़ा धन औती। तो यहाँ पर अगर लिखा होता काठ धन औती तो कठौती हो जाता, लेकिन कठ धन औती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बालू से तेल निकालना। भैया हम बालू से तेल निकाल लेंगे, मतलब असंभव कार्य को भी मैं कर दूंगा। ठीक है, असंभव कार्य को भी मैं संभव बना दूंगा। बालू से कोई तेल निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई कहे मैं बालू से तेल निकाल दूंगा, मतलब असंभव कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, अर्थ क्या है? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, 5-7 लकड़ी रहे और एक जने का बोझ, मतलब एक व्यक्ति करेगा तो उसके लिए कठिन होगा, लेकिन 4-6 लोग जुट करके करोगे, 4-6 लोग मिल करके करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो इसी वजह से कहा गया है मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाई साहब 92वां जो क्वेश्चन है, मैंने कई बार एग्जामों में देखा है, बीएड के एग्जाम में खास करके। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? भैया रिक्शा जो है जापानी शब्द है। ठीक है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट लगा करके दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है, 92वां क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, रिक्शा जापानी शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजी भाषा ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा
स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है? तो ड्राफ्टिंग जो शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ड्राफ्टिंग, उसका जो भारत सरकार द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया है उसका नाम है आरोपण। क्या है? आरोपण। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो है इसमें व्यंजन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो स्पर्श व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर डी है, छह जो है आप स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या है? छह। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए वाला छह जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत शैली में लिखा जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है शासकीय पत्र उसे कहा जाता है व्यक्तिगत शैली में लिखा जाने वाला शासकीय पत्र को राजज्ञा शासनादेश कहते हैं। ठीक है, और सब जो है नियमित रूप से लिखा जाएगा, लेकिन जो शासनादेश आएगा या राजज्ञा आएगा उसे अपने व्यक्तिगत शैली में लिख दिया जाएगा, वो शासनादेश है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? देखिए, कौवा है, कोयल है, कुत्ता है, ये सभी तत्भव हैं, सभी तत्भव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, का उच्चारण स्थान बहुत ही आसान है। का जो है कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरी शब्द का पर्यायवाची, तरी मतलब क्या होता है? तरी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, यही पूछा गया है। तरी शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नौका। क्या होता है? नौका। तरी शब्द का पर्यायवाची नौका होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने के लिए आप जो है सबसे पहले करिएगा, आप उसका जो है एक वाक्य बना लीजिए। तो अगर आप कहेंगे जैसे पक्षी, पक्षी उड़ता है। ठीक, चकोर, केकड़ा, जैसे कहेंगे गिलहरी, गिलहरी भोजन खाती है। तो देखिए, इसमें जो है अंत में एकदम सेंस जो पता चल रहा है, जो भाव निकल रहा है, वो जो है स्त्रीलिंग का निकल रहा है। तो गिलहरी में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्छास्त्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा शतधन शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही आसानी पूर्वक आप ये 100 क्वेश्चन देखें, 100 क्वेश्चन का आनंद आपने उठाया। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।